हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंध लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका और भारत निकट आ रहे हैं और कभी ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जिनसे समझ में आता है कि क्या भारत और अमेरिका के संबंध कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसी ये खबर अभी आई हुई है और ये पहले भी आती रही है इस तरीके की खबरें, लेकिन अब ये दूसरा स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रंजनी श्रीनिवासन नाम की एक स्टूडेंट हैं अमेरिका में, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट है ये, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। और अभी यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सेल्फ डिपोर्ट किया है, यानी कि स्वेच्छा से वहां से निर्वासन उन्होंने किया है। तो स्वैच्छिक निर्वासन का मुद्दा है, स्वैच्छिक निर्वासन। और आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो मैंने इस पर एक सेशन लिया था, आप जाकर के YouTube पे देख लीजिएगा मेरे नाम से सर्च करके। तो US डिपोर्टेशन के ऊपर मैंने एक आर्टिकल बनाया था। तो उस समय वो आर्टिकल आया था तो उसको कवर किया था। तो अभी जो आर्टिकल आया उसमें चेंज क्या है कि उस समय जो डिपोर्टेशन हुआ था उसमें सैन्य विमान का इस्तेमाल किया गया था, और भारत से जो अमेरिका में अवैध आप्रवासी जो थे उनको अमेरिका ने डिपोर्ट किया था, उनको भारत भेजा था सैन्य विमान से। तो उस समय यह हुआ कि यार सैन्य विमान को उपयोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इतना ज़्यादा गंभीर क्या मुद्दा था। तो उसके सारे मैंने चीज़ें बताई थी, भारत के उसके ऊपर क्या कदम रहे हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी समझने की बात जो है वो ये है कि आखिरकार ये जो स्वैच्छिक निर्वासन है ये है क्या, ठीक है, और ये किस तरीके से यूज़ होगा, मतलब इसके क्या उपयोग हैं, अमेरिका इसका उपयोग इतना क्यों करना चाह रहा है, क्या चीज़ है ये, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आगे मैं बता दूं कि द हिंदू का मैं हिंदी में सेशन लेकर के सुबह 9 बजे रोज आता हूं, मंडे से सैटरडे तक। तो अगर आप हमसे द हिंदू हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS पर ये उपलब्ध है, ठीक है। सुबह 9 बजे सोमवार से शनिवार तक आप हमसे यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं। तो क्या है मुद्दा, उसके ऊपर आइए एक नजर डालते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की एक स्कॉलर थी जिनका नाम था रंजनी श्रीनिवासन, और ये अब अमेरिका से क्या कर रही हैं, अमेरिका से भारत वापस आ रही हैं। तो अमेरिका से भारत वापस आने के लिए मतलब ये अपने आप को खुद ही डिपोर्ट कर रही हैं, इसीलिए मैंने यहां पर टर्म लिखा हुआ है स्वनिर्वासन लिया है। एक्चुअली स्वनिर्वासन की एक वैध प्रक्रिया है यूएस में, जिसको लेकर के यहां पर बात हो रही है। वस्तुतः अगर हम इसके पहले की बात देखें तो ये जो रंजनी श्रीनिवासन जो हैं, इनके पास में F1 वीजा था, जिसके माध्यम से वो अमेरिका में एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रही थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में PhD की वो स्कॉलर थी। F1 वीजा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये एक प्रकार का छात्र वीजा है, ठीक है। ये एक प्रकार का कैसा वीजा है, छात्र वीजा है या स्टूडेंट वीजा है, विद्यार्थी वीजा आप कह सकते हैं इसको। तो ये एक प्रकार का स्टूडेंट वीजा है, ठीक है, ठीक, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी। तो ये एक वीजा है। अब इसको ये वास्तविक रूप में अस्थाई है, पहली बात तो आपको ये समझना है, ये अस्थाई प्रकार का वीजा है। मतलब ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, आप वहां पर जाएंगे, पढ़ सकेंगे इस वीजा के माध्यम से। स्थायी तौर पर आप वहां पर रह नहीं सकते, बस नहीं सकते, तो आपको वहां पर पढ़ने की परमिशन दी गई है। बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे देशों में जाकर के हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। तो इंडिया से अगर कोई हायर स्टडीज के लिए जाता है तो उसको ये वीजा प्रोवाइड करना, मतलब लेना होता है, अप्लाई करना होता है। जब वो उसे मिल जाता है तो वो पढ़ने के लिए आसानी से जा सकता है। तो इनके पास भी ये वीजा था और उन्होंने इसको सरेंडर करते हुए आप देखेंगे कि वहां से स्वनिर्वासन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए वापस आ गई। पर क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जब उनके पास में वीजा था तो फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, वापस क्यों आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि अभी यूएस में डिपोर्टेशन को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसे में कई सारे जो भारतीय अप्रवासी हैं, जैसे अभी जो पिछली घटना हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत में डिपोर्टेशन जब किया गया तो उसमें हाथ में हथकड़ियां लगा करके कुछ लोगों को भेजा गया, भारत सैन्य विमान से भेजा गया। तो इन सब प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बड़ी कठोरता से नीति का वहां पर पालन किया जा रहा है।
अब क्योंकि आव्रजन का मुद्दा है और आप अवैध आव्रजन का मुद्दा है, तो भारत इसमें सपोर्ट भी नहीं कर सकता कि नहीं यार अवैध आव्रजन है तो उसको आप करने दीजिए, हमारे यहाँ के देश के लोग हैं, ऐसा तो वो कर नहीं सकते हैं। तो भारत ने इनफैक्ट जो है बड़ी दो टूक शब्दों में कहा है कि देखो किसी भी देश में अगर आव्रजन अवैध है तो हमें उससे एकजुट होकर के लड़ना होगा, और कोई भी देश अपने यहाँ अवैध आप्रवासी को निकालने की पूरी ताकत रखता है और अथॉरिटी रखता है, वो उसे करना चाहिए। खैर वो एक अलग मुद्दा था। यहां पर एक दूसरा मुद्दा आया है, तो इनके ऊपर आरोप क्या लगा हुआ है? इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने आई थी, F1 वीजा है इनके पास में, लेकिन ये हिंसा और आतंकवाद जो है उससे उनके लिए समर्थन में कुछ बातें इन्होंने कही हैं, मतलब हिंसा और आतंकवाद के समर्थन में कुछ स्टेटमेंट जो है इन्होंने कहा है। तो यूएस की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप जो है ना, आप हिंसा और आतंकवाद के समर्थक हैं। यहां यह भी आरोप लगाया है कि हमास का समर्थक आपको माना जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमास का समर्थन जब यहां पर आ रही, तो हमास क्या है, हमास किस प्रकार की एक संस्था है, इसको भी आपको समझना होगा। देखिए हमास जो है एक प्रकार से एक संस्था है जो 1987 में स्टैब्लिश की गई थी, और ये एक मुस्लिम चरमपंथी संस्था है, इस्लामिक चरमपंथी संगठन है फिलिस्तीनी क्षेत्र में। कहां पर? फिलिस्तीनी क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है, फिलिस्तीनी क्षेत्र में। तो इनका जो है क्या है दावा? इनका दावा ये है कि भाई जो इजराइल है, इजराइल के शासन को ये स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना है कि जितने भी फिलिस्तीनी एरिया हैं, उन फिलिस्तीनी एरिया से इजरायली जो हैं उनको हटना चाहिए, यूएस को हटना चाहिए। अभी रिसेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको मालूम होगा, न्यूज़ खबर में भी आ रही है लगातार, कि हमास ने जो है सीज फायर को लेकर के एक आगे ये क्या नाम है, बढ़ना था, टेन्योर बढ़ाना था उसका, और इजरायली अमेरिकन कुछ नागरिक इनके पास में कैद हैं, 4 नागरिक शायद थे, उनको छोड़ने की इन्होंने बात की थी, लेकिन अब छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा है कि भाई पहले पूरी की पूरी तरीके से हमारी बात मानो, तब हम जो है शांति वार्ता की तरफ का जो समय है उसको आगे बढ़ाएंगे, वरना सीज फायर खत्म, यानी कि फिर से ये एक्टिव होने की बात यहाँ पर करना शुरू कर देंगे। तो ये तो खैर एक अलग खबर हो गई, जिसको मैंने आपको हमास के मतलब रिस्पेक्ट में यहाँ पर बताया, के संदर्भ में मैंने आपको बताया। तो उस संदर्भ को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए आप देखेंगे कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1987 से चल रहा है, आतंकवादी संगठन के तौर पर इनको जो है घोषित किया गया है अमेरिका की तरफ से और तमाम तरफ से। तो इनकी डिमांड क्या है, हमास की डिमांड क्या है कि इजराइल जो है, जो फिलिस्तीन वाला जो एरिया है, उस फिलिस्तीन वाले एरिया में पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों का कब्जा रहना चाहिए, और वो ही वहां पर इस्लामी राष्ट्र की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है जो मैंने आपको इसके लिए बताया। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जरा देखिए, जो इन्होंने प्रोसेस अपनाया है डिपोर्टेशन के लिए, सेल्फ डिपोर्टेशन के लिए, वो सेल्फ डिपोर्टेशन किस तरीके से एप्लीकेबल हुआ है उसके बारे में भी जरा समझिए। एक टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज नोन एज सीबीपी होम ऐप। ठीक है, इसका नाम क्या है? सीबीपी होम ऐप। सीबीपी होम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन। ठीक है, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं सीबीपी शॉर्ट में। और ये मतलब इसी का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है सीबीपी होम ऐप। अब इसमें एक नया सुविधा जो है वो डाली गई है, अपग्रेडेशन किया गया है, न्यू फीचर अपडेट किया गया है इंटेंट टू डिपार्ट का। यानी कि अगर आप यहां से जाना चाहते हैं तो अपना इंटेंट बता दीजिए, और इंटेंट बता करके अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फिल करिए और यहां से चुपचाप चले जाइए। तो ये एक सर्विस है जो यहाँ पर शुरू की गई है, सिंगल पोर्टल है दैट स्ट्रीमलाइंस मैनी सीबीपी सर्विसेज। इसके अंदर बहुत सारी सीबीपी सर्विसेज हैं, यानी कि कस्टम्स जो बॉर्डर प्रोटेक्शन है उसको लेकर के कई सारी सुविधाएं हैं। इसकी एक सुविधा ये भी हुआ करती थी कि अगर किसी को आना होता था तो भी सीबीपी से वो कांटेक्ट करते थे। तो इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बता देता हूं, बट फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ऐप है, ये ऐप के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है 2020 के आसपास की गई थी। एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो सीबीपी 1 ऐप के रूप में की गई थी 2020 में, डीएचएस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। डीएचएस क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड्स सिक्योरिटी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी क्या करती है? मतलब यहां पर ये जो होमलैंड की सिक्योरिटी की का मुद्दा है, मतलब गृह सुरक्षा का मुद्दा है, तो उससे संबंधित जो विभाग है, उसी विभाग ने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर
जो है वो इम्प्रोवाइज किया था और 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको प्रसारित किया गया आगे 2023 तक, यानी 2023 तक जो है इसको अब मतलब कंटिन्यूएशन में रखा गया। लेकिन बाद में जब ट्रंप का प्रशासन आया तो ट्रंप के प्रशासन ने एक कैंपेनिंग करनी शुरू की, जिस कैंपेनिंग का नाम है स्टे आउट एंड लीव नाउ। अब यहां से चले जाओ, दूर रहो और यहां से चले जाओ, ठीक है। तो स्टे आउट एंड लीव नाउ का यहाँ पर क्या था, एक कैंपेन उन्होंने चलाया और एक बहुत बड़ी मात्रा में तकरीबन 200 मिलियन डॉलर का ये एक कैंपेन जो है वो चलाया गया है, जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये सुविधा यहाँ पर एड ऑन करा दी है कि देखो भाई, हमारी नजर जो है वो एक एक आप्रवासियों पर है, चाहे वो कहीं के भी हों। अगर कोई भी अवैध आप्रवासी यहाँ पर पाया जा रहा है तो बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा, कानूनी कार्यवाही होगी, चीजें तेज प्रक्रिया में चलेंगी, फिर परेशानी होगी। बेहतर है कि स्वेच्छा से जो लोग यहां से निकलना चाहें वो निकल जाएं। तो बेसिकली ये जो इंटेंट टू डिपार्ट फैसिलिटी है जो इसमें एड ऑन करी गई है, नया फीचर जो ऐड किया गया है, वो इसी का एक पोर्शन है जो कैंपेन यहां पर चलाया जा रहा है। अब इस कैंपेन में वहां पर क्या किया जा रहा है, जैसे DHS के जो सचिव हैं वो बताते हैं कि जो है इसके लिए तमाम प्रकार के डिजिटल प्रमोशंस वगैरह चल रहे हैं, जगह जगह पर होर्डिंग्स और ये सारी चीजें लगाई गई हैं। तो उनसे इन सब चीजों को खबर पूरे शहर में जो है फैलाया जा रहा है, लोग जाने और खुद से प्रेरित होकर के जिनको निकलना है वो यहाँ से निकल जाएं अगर कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। तो दैट इज ओवरऑल अबाउट CBP होम ऐप। ये चीज आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझना है कि आखिर ये जो फैसिलिटी है जो इसमें एड ऑन की गई है, ये फैसिलिटी से अमेरिका को क्या लाभ होगा और ये चीज वो क्यों लाना चाहता है। तो देखो, एक एंगल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अमेरिका जो है वो स्टे आउट एंड लीव नाउ कैंपेन चला रहा है, जिसकी वजह से जो अवैध आप्रवासी हैं, अवैध आप्रवासी जो हैं, आप्रवासी, इनको स्वेच्छा से यहां से निकल जाने की अनुमति देता है, स्वेच्छा से जाने की अनुमति दे रहा है। एक तो ये बात है, और ऑब्वियसली इनका टारगेट है कि जो भी अवैध आप्रवासी हैं उनको यहां से निकाला जाए, ठीक है। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब अवैध आप्रवासियों को अगर निकालने की बात आए तो अब देखो, इनको पकड़ना, इनके लिए इंटेलिजेंस किसी तरीके का यूज करना, फिर इन्हें जो है गिरफ्तार करना, रखना। अब मानव है तो कुछ मानव अधिकार थोड़े से बहुत तो पूरे करने ही पड़ते हैं ऑब्वियसली, तो उनके रखरखाव में, इनका मेंटेनेंस, कहते हैं कि हमारा पैसा जाता है, ठीक है। इनको हम रखेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद रहने खाने का देंगे, तो यार ये इतना खर्चा क्यों करना है हमें, ठीक है। तो खर्चा हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इनका ये कहने का मतलब है कि भाई अगर अभी चले जाओगे तो ठीक रहेगा। तो दो तरफी बातें हैं कि कह रहे हैं कि अभी चले जाओगे तो कठिन कानूनी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो ये फायदा हो गया जो इमिग्रेशन जो है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके लिए, उनको बता रहे हैं कि ये फायदा है। और खुद के लिए इनका फायदा ये है कि जो कार्यवाही बंद, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अवैध आप्रवासियों को भेजा गया, तो इन्होंने भेजा, क्या नाम है, सैन्य विमान से भेजा, तो इसका बहुत ज्यादा खर्चा आया, बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। तो खर्चा बच जाएगा ना अगर वो खुद लोग निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी एक जो महिला है, जब वो वहां से आ रही, छात्रा जो है वहां से आ रही है, तो खुद के खर्चे पे आ रही है। तो ये चीज वहां पर डेवलप करने की उन्होंने बात की है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि 2000 की अगर हम बात करें, 2020 की बात कर रहे हैं, तो जब ये लाया गया था तो क्यों लाया गया था, ठीक है। तो लाया गया था बहुत सारी CBP सर्विसेज के लिए। देखो, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी यहाँ पर CBP सर्विसेज जो है, यानी कि कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन से संबंधित बहुत सारी जो जांच पड़ताल या फिर परमिशन लेने देने या फिर कैंसिल करने की जो चीजें हैं वो इसमें चलती थी। लेकिन इसी में एक फैसिलिटी 2023 में इंक्लूड की थी बिडेन का जो कार्यकाल था उनके द्वारा, उनके प्रशासन के समय में। वो क्या था, स्व रिपोर्टिंग की सुविधा। अब देखिए, स्व रिपोर्टिंग का जब मामला आता है, यहां पर जो मामला है वो अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सेल्फ डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि स्व निर्वासन की बात हो रही है ट्रंप प्रशासन में, जबकि इनसे पहले बिडेन प्रशासन में इसी ऐप की सुविधा से स्व रिपोर्टिंग की सुविधा दी गई थी। देखिए, अवैध आप्रवासन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहां पर वीजा की बात बताई थी अभी, ठीक है, कि F1 वीजा है, तो इसको अप्लाई करने के बाद जब इसमें सारी कुछ चीजें ओके हो जाती हैं तो फिर आप इस वीजा को लेकर के ट्रेवल कर सकते हो, वहां जा सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर ये वीजा ना मिले, अप्लाई किया हो आपने लेकिन वो जो है वो अप्रूवल ना मिल पा रहा हो, तो जो बिचौलिए होते हैं ना, जो अब इस मार्केट में बिचौलिए बहुत हैं, तो वो बिचौलिए क्या करते हैं, वो आपको बता देते हैं कि भाई बहुत कोशिश की मैंने लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज है ना, इससे बहुत सारे लोग का सपना होता है कि हम जाएंगे वहां पर पढ़ेंगे, तो उन सपनों का फायदा उठाते हैं ये बिचौलिए। तो कहते हैं आप परेशान ना हो, तुम्हारा सपना पूरा होगा, ठीक है, हम जो है बीच का रास्ता निकालेंगे। तो जो वो रास्ता निकालते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक तरीके का रास्ता होता है, वो अवैध तरीके से प्रवेश कराने की तमाम सारे रास्ते जो है वो बताते हैं, जिसको डोंकी रूट्स के तौर पर जो है जाना जाता है।
तो उससे उससे लोग ना आए, ठीक है, उससे लोग ना आए। तो ट्रंप प्रशासन ने क्या नाम है, बिडेन प्रशासन ने 2023 में क्या किया था कि यार अगर किसी भी तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो, आप अगर वहां तक पहुंच गए हो तो आप इसमें जो है अप्लाई कर दो, ठीक है, अप्रूवल जो है वो सीबीपी की तरफ से मिलेगा और इसमें आप क्या कर सकते हो, सीबीपी से अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति स्व रिपोर्टिंग की सुविधा का लाभ उठाते हुए सीबीपी के साथ में अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा रहा है और अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल होता है तो फिर उनको भारत क्या नाम है, अमेरिका में प्रवेश की अनुमति जो है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से जो ये सारी चीजें हुई थी ना, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों का प्रवेश वहां पर हुआ 2023 से 24 के बीच में। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का 2023 से 24 के बीच में वहां पर प्रवेश आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर देखिए तो यही बताया गया है कि तकरीबन 9,36,500 से ज्यादा लोग दिसंबर 2024 तक इस सुविधा का लाभ उठा करके अमेरिका पहुंच चुके थे। अब ट्रंप प्रशासन तो भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन में चल रहे हैं, मागा कैंपेन जो उनका है वो चला रहे हैं। तो उनका कहना है कि अमेरिका ग्रेट अगेन तभी हो पाएगा जब अमेरिका अमेरिकन्स के लिए होगा। तो यार इस तरीके से हर राष्ट्र अगर अपने अपने के लिए करना शुरू कर देगा तो फिर वही बात आ जाएगी यार, एकदम पूंजीवादी सोच इसी को कहते हैं कि यार सब कुछ अपने लिए है। ठीक है, अपने राष्ट्र के ऊपर गुमान करना चाहिए, अपने राष्ट्र को इम्प्रोवाइज करना चाहिए और हर एक का एक अधिकार है कि हमारा राष्ट्र सर्वोच्च हो, ये वो सोच रखे। लेकिन सोचिए कि वास्तविक रूप में सिक्के का दूसरा पहलू भी यार, अगर हर राष्ट्र अपना ही राष्ट्र को ऊपर करने के लिए आएगा तो वहां पर राष्ट्रवाद की अतिवादिता आपको देखने को मिलेगी। ये राष्ट्रवाद की अतिवादिता ही थी जिसने पूर्व में 2 विश्व युद्ध करवाए हैं और कोई दूसरी बात नहीं। तो उसके जड़ में अगर आप जाएंगे तो आपको वही देखने को मिलेगा, वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब ओवरऑल मैटर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब उनको डराया धमकाया गया, इस तरीके के आरोप लगाए गए, तो उन्होंने इसी ऐप में जो फैसिलिटी है सेल्फ डिपोर्टेशन की, वो उसमें उन्होंने अप्लाई किया और ये वापस वहां से आ गए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो वहां पर अवैध अप्रवासी हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो अवैध अप्रवासियों के तौर पर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेटा हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने चाहिए। जैसे तकरीबन 20,000 से ज्यादा 20,407 के आसपास हैं जिनके ऊपर ट्रंप कह रहे हैं 20,407 अप्रवासी हैं, अप्रवासी जो हैं उनको, उनके ऊपर निगरानी जो है वो ट्रंप प्रशासन कर रहा है, निगरानी जो है वो ट्रंप प्रशासन कर रहा है। इतने लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर वो सिर्फ निगरानी कर रहे हैं और इनमें में से 17,000 प्लस जो लोग हैं, 17,000 प्लस लोग जो हैं उनको अगर देखा जाए तो जो वहां का आईसीई डिपार्टमेंट जो है उसने, और वहां की जो न्यायालय हैं, अदालतें जो हैं, उन सब लोगों ने तकरीबन 17,000 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिकी अदालतों के द्वारा जो है निष्कासन का आदेश दे दिया गया कि इनको यहां से निकालो, ये अवैध अप्रवासी लोग हैं। तो इनको निष्कासन का आदेश दिया गया है। अब इनको निष्कासन के आदेश जब मिला है, अगर सपोज दैट, तो इनमें में से कुछ लोग जो है वो जो अभी एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, ऐसे करके वहां से निकाला जाएगा। और बाकी लोगों के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। ऐसे 2,000 से ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर भी आईसीई जो है क्या कह रहा है, उनको हिरासत केंद्र में उसने रखा हुआ है। तो आईसीई क्या है? आईसीई मतलब एक प्रकार से इमिग्रेंट सिटीजन्स जो हैं उनके लिए इन्फोर्समेंट की एक संस्था है अमेरिका में, और उस संस्था के द्वारा कई सारे लोगों को, करीब 2,000 से ज्यादा भारतीयों को हिरासत में भी रखा गया है, अमेरिका में रखा गया है। अब ये जो ज्यादातर निर्वासित लोग हैं भारत में, अगर देखा जाए तो गुजरात और पंजाब वाले इलाके से बिलोंग करते हैं। ये कोई वैसी बात नहीं है, ज्यादातर वहां से जा रहे होते हैं। बट अगर हम पूरे के पूरे पॉलिसी के ऊपर ध्यान दें, इंडिया और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, तो क्या यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो वहां पर हमको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए इन नए रिलेशंस में। देखिए, जब हम आईसीई की बात कर रहे हैं, इमिग्रेंट सिटीजन्स ऑफ इमिग्रेंट्स की जब हम बात करते हैं, आईसीई की बात करते हैं, तो वहां पर अगर आप देखोगे सिटीजन्स नहीं, कस्टम्स है ये, इमिग्रेंट्स कस्टम्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है ये। और ये क्या करता है, जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए कानूनी सुरक्षा के उपाय जो है वो प्रदान करता है। इनके लिए कुछ प्रकार की कानूनी सुरक्षा के क्या करता है, वो उपाय जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन ये सुरक्षा के उपाय दिए गए थे बाइडेन के शासनकाल में। ये सुरक्षा के उपाय जो बिडेन हैं उनके शासनकाल में दिए गए थे। ये सुरक्षा के सारे उपाय समाप्त कर दिए गए हैं जब से ट्रंप गवर्नमेंट आई है।
ठीक है, तो ट्रंप गवर्नमेंट के समय में इनके द्वारा प्रदान की जाने जो कार्य सुरक्षा वो खत्म कर दी गई है। सीबीपी वन ऐप जो था, उस सीबीपी वन ऐप का जो यूज है वो यूज जो है वो क्या कर दिया है, ट्रंप प्रशासन ने बंद कर दिया है और अभी उसमें नए फीचर के साथ शुरू किया है। तो उसमें सेल्फ डिपोर्टेशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए है। अब पुनः मतलब स्वेच्छा से पंजीकरण कराने का रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन यहां पर नहीं रहेगा, तो इन्होंने उसको बंद करा दिया था आते ही। इसके अलावा एक चीज और है कि जो भी वहां पर इमिग्रेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो वहां पर जो संबंध बनते हैं, उनसे संबंध से जन्मे जो बच्चे हैं, ठीक है, अप्रवासियों से जन्मे जो बच्चे हैं, उन अप्रवासियों से जन्मे बच्चों के लिए, अप्रवासियों से जन्मे बच्चे जो हैं, इन बच्चों के लिए जो एक नागरिकता मिल जाती थी, जन्मसिद्ध नागरिकता, उस नागरिकता के प्रावधान को भी बिडेन प्रशासन ने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हिरासत केंद्रों की संख्या जो है वो कह रहे थे कि हम बढ़ा देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम फिर से बनाएंगे, जिससे कि अगर लोग नहीं माने तो हमें जो है हिरासत केंद्र यानी कि डिटेंशन कैंप्स में डालने से हमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर नहीं जाना चाह रहा है कोई तो इस तरीके की कड़ी नीति यहां पर अपनाने की बात की गई थी। अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भारत की जो है इन सब चीजों में क्या स्थिति है। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, और ये सब चीजें जो अमेरिका ने अपनाई हैं उसके पीछे अगर देखा जाए तो अमेरिका को क्या लाभ है, अमेरिका के लाभ की अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है इससे दूसरे तरीके के लाभ पाना चाहता है। जैसे अमेरिकी प्रशासन जो है, ट्रंप प्रशासन जो है वो अगर देखा जाए तो सीधी तरीके से अमेरिका में निवेश बढ़ाने की बात को वो करता है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े और अमेरिका में आर्थिक विकास तेजी से बढ़े, और हम किसी के ऊपर आर्थिक सहयोग करने के लिए यहां पर नहीं बैठे हैं। कुछ इस तरीके के कड़े तर्क हमको सुनने को मिलते हैं। तो इनको जो लाभ हो सकता है, जैसे जिन जिन कंट्रीज के अप्रवासी लोग यहां पर गए होंगे, अप्रवासी जो हैं जिन जिन कंट्रीज के गए हैं, जैसे मैंने आपको कनाडा की बात करी थी, ठीक है, जैसे मैक्सिको की बात की थी, मैक्सिको की बात की है, इस तरीके की कंट्रीज के जो अप्रवासी जो थे इन्होंने यहाँ पर क्या किए हैं, वापस भी किए हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो इस प्रकार के लोगों को वहां से लौटाया भी है। जैसे कोलंबिया का एक मैटर है, कोलंबिया का एक मैटर है कि कोलंबिया के कुछ अप्रवासी थे जो अमेरिका में निवास कर रहे थे, उनको एक सैन्य जहाज से जब भेजा गया तो कोलंबिया ने क्या किया, उनके जहाज को अपने यहां उतरने नहीं दिया, यूएस के जहाज को तो नहीं उतरने दिया, तो अमेरिका ने क्या किया, उनके ऊपर 25% का जो है टैरिफ लगा दिया। तो ऐसी तमाम सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इंपोर्ट करने के लिए एक दबाव बनाने का इनके ऊपर क्या है, ये एक प्रोसीजर उन्होंने तैयार किया है कि मैं टैरिफ जो है वो इनके ऊपर लगा सकूं। ठीक है, तो ये आपको मालूम ही है कि लगातार यूएस जो है वो टैरिफ्स को लेकर के थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो क्या इंडिया के ऊपर भी इस तरीके के डिपोर्टेशन का असर ये हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया जाए? तो बिल्कुल ऐसे ही बात है। आपने देखा भी होगा कि अमेरिका ने यह घोषणा की थी कि 2 अप्रैल से हम इंक्लूडिंग इंडिया जो है कई सारी कंट्रीज के ऊपर अमेरिका ने कहा कि हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, क्या नाम है, टैरिफ्स लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की यहां पर उन्होंने बात करी थी। तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो लगाने की बात की गई थी, तो इंडिया के ऊपर भी लगाने की प्रावधान यहां पर रखे गए। अब उसका क्या मार्ग जो है या फिर क्या उसका प्रत्युत्तर भारत ने अभी दिया है? अभी तो भारत ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अभी चीजें जो हैं वो समझने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें क्या मार्ग निकाला जा सकता है उसके ऊपर हल निकालने की स्थिति है। वर्तमान समय में भारत की स्थिति इन सब मामलों में अगर देखें तो भारत की स्थिति इसमें यह है कि भारत अभी ऐसा कोई विरोध प्रकट करने वाली स्थिति में आपको नहीं दिख रहा है कि भारत जो है वो विरोध की स्थिति में आ गया हो एकदम से, या फिर विरोध करने के लिए उतारू हो गया हो। ऐसा नहीं है कि अभी देखेगा कि भारत में के ऊपर भविष्य में किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अगर प्रतिबंध कड़े लगाए जा रहे हैं, ऐसे कुछ लगाए रहे हैं जिसका मध्य मार्ग नहीं निकाला सकता है, तो इंडिया कोई अपनी दूसरी पोजीशन जो है वो ले सकता है। एक चीज और हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, H1B वीजा को भी लेकर के अप्रवासियों की जब बात आती है तो एक तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जैसे इनके पास जो वीजा था वो F1 वीजा था, ठीक है, वो आपका F1 वीजा ये स्टूडेंट को प्रदान किया जाता है। इसी तरीके से एक H1B वीजा है जो वहां पर अस्थाई तरीके से जो नौकरी वगैरह करने जाते हैं, ठीक है, नौकरी वगैरह करने के लिए जाते हैं, सेवाओं में जाते हैं, उनके लिए रहता है। इन जनरल 3 साल के लिए इसको इशू किया जाता है और फिर उसके बाद आपको फिर से फॉर्म्स के कुछ कैटेगरीज हैं उनको भरना पड़ता है और इसको जो है आगे बढ़ाना पड़ता है। तो H1B वीजा को लेकर के संदेहास्पद स्थितियां बनी हुई थी। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि हम ये जो H1B वीजा है वो भारत के साथ कंटिन्यू रखेंगे, भारत के लोग यहाँ पर आकर के क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी संकट मंडराता हुआ लगातार जो है वो नजर आ ही रहा है।
ठीक है। तो ये सब भारत की स्थिति के अंतर्गत है, मतलब भारत अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। अगर इनडायरेक्टली मैं अगर चीज़ों को कह रहा हूँ तो वो यही है कि भारत अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। कुछ अगर ऐसा होता है, जैसे एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम जो है उसको लेकर के टैरिफ लगाए जाने की बात की गई थी, तो दबाव बनाने का एक कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। दबाव इस चीज़ का भी बन सकता है भारत के ऊपर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका से ट्रेड करे, जो अमेरिका के जो काउंटर्स जो स्टेट्स हैं उनसे कम अपना ट्रेड करे, जैसे रशिया है, चाइना है, इस तरफ जो है वो अपना ट्रेड कम कर दे, फ्रांस वगैरह, अमेरिका से जो है वो ट्रेड्स को ज़्यादा करे। तो इन सब चीज़ों के लिए एक बाह्य दबाव बनाने का ये प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। अब इससे भारत और अमेरिका के संबंध में कितनी निकटता आएगी या फिर कितनी दूरियां बढ़ेंगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, बट इस तरीके की प्रक्रिया लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये सेल्फ डिपोर्टेशन का मुद्दा क्या था, किस तरीके का मुद्दा है और इसके प्रावधान क्या थे, ठीक है, किस तरीके का एप्लीकेशन था, वो क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये लेक्चर का पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से, यहां से आप जुट करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप ये जो विरद लाइव है ना, ये मेरा कोड भी है, ठीक है, ये मेरा कोड भी है, इसको लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, इसको लगाने से आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे जो P2I बैचेज हैं, P2I जो बैचेज हैं उससे जुड़ना चाहते हैं तो विरद लाइव कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, विरद लाइव कोड पर ही मिलेगा। कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं virad.dubey@studyiq.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। आप मुझे अपने कांटेक्ट नंबर के साथ में अपनी प्रॉब्लम लिख करके, एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिस्काउंट लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको कुछ दूसरे प्रकार का डिस्काउंट बता रहा है, ठीक है, किसी प्रकार की आपके मन में कोई शंका संदेह आ रहा है, तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट करें। कोई भी कह रहा है कि ये कोड नहीं लगाओ, मैं दूसरा कोड बता रहा हूं वो लगा दो, उससे ज़्यादा सुविधा मिलेगी। सुविधा ज़्यादा ना मिले तो वो कहेंगे कि हम आपके हमेशा साथ रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ में फैकल्टी भी साथ में रहने वाला है। इनफैक्ट आप जो बैच लोगे ना, अगर आप उसमें प्लैटिनम बैच लेते हो तो प्लैटिनम बैच में एक सुविधा है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपकी फुल फी रिफंड भी हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में फैकल्टी का साथ बहुत काम आएगा आपके। फैकल्टी जो है वो क्या है, यहाँ पर स्थायी हैं, इसलिए डू यूज द कोड ओनली ऑफ फैकल्टी, दैट इज विरद लाइव, ये मेरा कोड है, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास में स्थायित्वता थोड़ी ज्यादा रहेगी और आपकी निकटता जो है निश्चित तौर पर हमारे साथ बढ़ेगी। कोड लगाने से मुझे भी पता चलता है कि कौन से बच्चे हमारे साथ सन्निकटता से जुड़े हुए हैं, तो हम उनको जो है जो भी मेंटरशिप है, अन्य तरीके की जो चीज़ें हैं वो पर्सनली प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको ये कोड इस्तेमाल, तभी हम पहचान सकेंगे कि आपने हमसे कनेक्टिविटी बनाई है या नहीं बनाई है। सो इसका इस्तेमाल जरूर करना है आपको। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई दूसरा कोड लगाने के लिए आपको जो है किसी प्रकार का प्रेशर दे रहा है या फिर अपनी बात रख रहा है, तो आप मुझे तुरंत यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। निश्चिंत रहिए, निडर रहिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले सेशन में किसी नई न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। द हिंदू के सेशन में भी आप रोज सुबह हमसे मुलाकात कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।